हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 12 फिजिक्स की वन शॉट वीडियो होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ एक वीडियो में पूरे 100 में 100 की तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है, तो पूरी बुक यानी पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह या वन शॉट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में तैयारी 100 में 100 की हम करवाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2024। इसका टारगेट हमारा 95% प्लस का है। ठीक है, तो इस बार हम आपको 95% 100% दिलवाएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो पूरी किताब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं इस यानी फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरा पेपर पैटर्न को समझेंगे, किस प्रकार से पेपर पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, A to Z सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। ये वन शॉट वीडियो है, यानी एक वीडियो में सब कुछ। ठीक, 100 में 100 की तैयारी करवाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक लाइक अभी से कर दीजिए। आज की वीडियो का सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट है। देखते हैं आज कितने लोग टारगेट को अचीव करते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेपर पैटर्न को समझना होता है। जब हमको पेपर पैटर्न पता होगा किस प्रकार से पेपर आता है, तब आगे हम क्वेश्चन हल कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले संकेत बिंदु से। तो सबसे पहले हमको संकेत बिंदु पढ़ना है, उसके बाद में पेपर पैटर्न समझेंगे, फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखते रहना। बहुत ही काम की वीडियो है। आपको कॉपी पर जरूर समझा रहे हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही काम की है। अगर आप लोग देख लेंगे तो 95% पक्का आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संकेत बिंदु में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को पहचाने। अगर 95% चाहते हो तो पूरा सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा। ये बात तो है नहीं कि आप आधा पढ़ के जाओ और 95% आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप लोग वाकई में 95% लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सिलेबस को पहचानिए कि कितना हमारा सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, कितना हमको पढ़ना है। उसके बाद में आपको आगे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यानी संकेत बिंदु में नंबर 2 पर है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सबसे पहले तैयार करें। अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2024, ये तो है नहीं कि आप 25 में देंगे, 26 में देंगे तो भी बहुत टाइम है। अब आपको टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ध्यान देना है। ठीक है, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार पूछे गए हैं, ये आपको या किसी क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, आगे कितनी बार पूछा गया, सन लिखे होते हैं, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको तैयार करना है। ठीक है, तो उनको सबसे पहले तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आपको नहीं तैयार करना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप सारे प्रश्नों को तैयार करिए, लेकिन सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न तैयार करने हैं, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो बार बार पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार करो। उसके बाद में पिछले 4 सालों में आए हुए पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, जो पिछले 4 सालों में, यानी कि इस बार आप 2024 दे रहे हैं तो 2019, 19, 20 में तो परीक्षा नहीं हुई तो 18 से ले लो, 18, 19, 21 और 22, 23, इस प्रकार से आप लोग 19 से ले लो तो 23 तक हल करोगे तो आ जाएंगे 4 साल के, या 4 या 5 सालों के आपको पेपर हल करने हैं। ठीक, इससे क्या होगा, इससे जितने भी पेपर पिछले आए हुए हैं पूरा आपको पैटर्न पता चल जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको पिछले सालों के पेपर से पता चलेगा। ठीक, उसके बाद में नंबर 4 पर पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अच्छे से नोट्स ज़रूर बनाएं, लेकिन अभी आपको बेहद बहुत ही ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिए।
जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्हीं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे उनको आपको नोट्स में लिख लेना है। बाकी आपके क्वेश्चन बैंक में जो लिखे हुए हैं उनको वहाँ से तैयार करिए, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उससे तैयार कीजिए, जो आपको नहीं तैयार है वो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि जब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब आपको ये अच्छे जो आपने नोट्स बनाए हैं वही आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के टाइम पर, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाना 100% अनिवार्य है, ठीक। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पहचानना है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार करना है। फिर जब ये तैयार हो जाएं तब पिछले 4 या 5 सालों में आए हुए पेपर को सॉल्व करना है और अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक। इस प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो 100 में 100 लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब यहाँ पर पूरा पेपर पैटर्न को हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से पेपर पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद में हम लोग समझेंगे कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे टॉपिक को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, भागना मत, ठीक है। बस इतना वीडियो में लास्ट तक बने रहना, 100% गारंटी है। जितना बताऊंगा उसी में से आपको पूरा पेपर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पेपर पैटर्न को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर पेपर आपका टोटल 9 प्रश्नों में डिवाइड होता है, ठीक है। आपको प्रश्न 9 दिए रहेंगे और इसमें आपको यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये नंबर हैं, ये आपके टाइप है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे और कितने नंबर के होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहेगा। सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना होगा, उसके बाद में उसमें दिया रहता है कि पेपर पैटर्न क्या है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। फिलहाल अभी हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे नंबर 1 पर बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो आपको टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर के मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, बहुविकल्पीय प्रश्न 6 पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, यानी टोटल आपको 6 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पीय मिलेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी टोटल 6 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न के होंगे। 6 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न से मिलेंगे, 6 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न से मिलेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 पे आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न फिर से मिलेंगे। ये आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट जिसको बोलते हैं, ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसका सिर्फ 1 लाइन में उत्तर यस या नो टाइप बोल सकते हैं, उसको 1 लाइन में उत्तर देना होता है। बिल्कुल बहुविकल्पी टाइप के होते हैं, इसलिए 1-1 नंबर के होते हैं। 6 प्रश्न होंगे 6 नंबर के। और प्रश्न नंबर 3 में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो उससे थोड़े बड़े होंगे, यानी ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपको 8 नंबर मिलेंगे यहाँ से। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न ये 2 नंबर के होते हैं, इसमें आपको शॉर्ट वाले न्यूमेरिकल भी लगाने को मिल सकते हैं, परिभाषाएं लिखने को मिल सकती हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको 4 प्रश्न मिलेंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा, तो 8 नंबर इससे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 और 5 में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 5 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा, तो 15 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलेंगे। और ये दूसरे टाइप के जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का 1 होगा, तो 15 नंबर मिलेंगे। अब दोनों में अंतर क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 में लघु उत्तरीय प्रश्न तो होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल होंगे तो अथवा में नहीं होंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और जो प्रश्न नंबर 5 में लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे उसमें आपको न्यूमेरिकल अथवा में मिल सकते हैं, ठीक। यही इसमें अंतर है। इसमें अगर एक क्वेश्चन दिया होगा अगर थ्योरी का, तो एक उसमें न्यूमेरिकल का दिया होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 4 करने हैं। इससे आपको पूरे 15 नंबर और इससे आपको 15 नंबर, यानी पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 3 नंबर वाले, वो यानी 30 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से समझिए, 30 नंबर में आपको 10 या 15 नंबर के न्यूमेरिकल होंगे और 15 नंबर के आपके प्रश्न होंगे या थ्योरी होगी। इस प्रकार से आपका पेपर डिवाइड होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 9
ये 6, 7, 8 और 9 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी 4 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे। इसमें आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन दिया रहेगा और दूसरा उसमें न्यूमेरिकल का दिया रहता है। एक प्रश्न होगा, यानी प्रश्न नंबर 6 में एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया रहेगा, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसी प्रकार सारे में अथवा में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, एक करना होता है। तो प्रश्न 6, 7, 8 और 9 में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ से काउंट कीजिए, क्योंकि 20 नंबर के दीर्घ उत्तरीय और 30 नंबर के लघु उत्तरीय, तो 50 नंबर के यही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। और आप लोग क्या करते हैं, बहुविकल्पी रट रहे हैं, अति लघु उत्तरीय रट रहे हैं, जो कि सिर्फ 12 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, अब समझ में आपको आ रहा होगा। तो यहाँ से आपको मेन टारगेट क्या करना है, अति लघु उत्तरीय ये जो 2 नंबर वाले होते हैं वो, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से 70 में 70 नंबर ला पाएंगे। क्योंकि 50 नंबर के तो यही हो गए और 12-18 नंबर के उधर से जो अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय बचेंगे उनको आप आराम से तैयार कर लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो अब चलिए देख लेते हैं अपने कुछ इम्पॉर्टेंट नियम को, जो 2-2 नंबर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है आपका कूलाम का नियम, उसके बाद में पूछा जाता है किरचॉफ का नियम, उसके बाद में पूछा जाता है एम्पियर का नियम, और उसके बाद में पूछा जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। और 4 प्रश्न या 5 प्रश्न, 4 प्रश्न ले लीजिए तो 8 नंबर के आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट नियम है, तो इनको आपको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि अगर अब ये आप सही लिखेंगे तभी आपको नंबर सही मिलेंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम, किरचॉफ के नियम, एम्पियर का नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम, इन सभी की वीडियोस हमारे चैनल पर बनी हुई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए, एक एक वीडियो को तैयार कर लीजिए। बस आप समझ लीजिए 8 से 10 नंबर इसी में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में कुछ और देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखते हैं, यानी किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ठीक, तरंगाग्र गोलीय, बेलनाकार तथा समतल तीनों प्रकार के होते हैं। अब इस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं तो आपको इतना लिखना होता है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और जो वेरी शॉर्ट होते हैं उसमें सिर्फ 1 लाइन लिख दीजिए तब भी काम चल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। जैसे तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको तरंगाग्र में लिखना है कि किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र गोलीय, बेलनाकार तथा समतल तीनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो अगला पूछा जाता है कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत कौन से होते हैं, यानी कि लिखेंगे ऐसे स्रोत जिनका कलांतर नियत हो तथा समय के साथ ना बदले कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में पूछा जाता है इस प्रकार से आपको, ये होते हैं अति लघु उत्तरीय 1 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, जैसे कि दिया रहेगा फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनाया जा सकता है और आपको अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होता है h/c लैम्डा। फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र h/c लैम्डा होता है। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। 1 शॉर्ट वीडियो है, यानी इसमें हम टोटल A to Z जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं सब कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, उसके बाद में अभी लॉन्ग आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बस
आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका आंसर है। आप लोग ज़्यादा अगर हम आंसर करवाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आज फ़िलहाल हम लोग देखते हुए चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक। फिर आप लोग कहेंगे तो इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, पूछा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। और यहाँ पर और पूछा जाता है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। ये आपका 3 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम इस प्रकार से आंसर लिखते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं अपने सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को। वो अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको 70 में 70 लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं अपने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के प्रश्न। पूरे आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे, इसी में से आपको पूरा पेपर मिलेगा। सारे टॉपिक आपको तैयार करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ पर सबसे पहले वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक आपको तैयार करना है। 2-2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सारे प्रश्नों को बताएंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए बस। पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कूलाम का नियम। इसमें सिद्ध करना होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये आपका कूलाम का नियम होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 न्यूटन बटे कूलाम। ये आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिद्ध करनी होती है, ये सूत्र होता है, इसकी परिभाषा। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा बस। 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। तो जैसे वैद्युत आवेश की परिभाषा 2 नंबर में, कूलाम का नियम 2 नंबर में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से रखिएगा या फिर लिखते हुए चलिए, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ बहुत ही मेहनत करके वीडियो बन रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 2 हैं, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोग एक मत समझ लेना, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 3 नंबर में, दोनों में पूछा जा सकता है। 6 नंबर पर है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको प्रूफ करना होता है। मैंने सारे प्रूफ करवाए हुए हैं, जितने भी इसमें टॉपिक बताया है सारे हमने करवा रखे हैं। आप लोग बस प्लेलिस्ट खोलिए और सारे वीडियो देख डालिए। अगला है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 7 निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले। उसके बाद में देखते हैं 8वां क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिलहाल इसकी परिभाषा आप याद कर सकते हैं, 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 गॉस की प्रमेय। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। गॉस की प्रमेय का प्रूफ करने को आता है, 2 नंबर में परिभाषा आती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10 अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही तैयार करना है, उसके आगे कुछ भी तैयार नहीं करना है। अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और इसी से पूछा जाता है, इसका गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी क्वेश्चन नंबर 11 अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक
चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या है, अनंत लंबाई की आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। तो गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग ध्यान से आपको समझना है। पूरे 5 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। इसको आप लोगों को तैयार करना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, समविभव पृष्ठ। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम कर लीजिए, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है समविभव पृष्ठ, और क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। दोनों विभव आपको तैयार करने हैं। जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार होता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभव प्रवणता, और क्वेश्चन नंबर 16 वैद्युत धारिता। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होती है, वैद्युत धारिता क्या होती है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। इनकी परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 17 मिलता है विलगित गोली चालक की धारिता। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी ये एक प्रकार का प्रूफ होता है, विलगित गोली चालक की धारिता। इसका प्रूफ करना होता है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सब कुछ इसी में हम कवर कर रहे हैं। टोटल आपको 50 प्रश्न तैयार करने हैं। टॉपिक बोल सकते हैं, प्रश्न तो ज़्यादा हो जाएंगे। 50 टॉपिक आपको तैयार करना है। तो विभव प्रवणता, वैद्युत धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता, और नंबर 18 पे आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये भी आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आपका प्रूफ है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 संधारित्रों का समायोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इस प्रकार से समायोजन होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है। जैसे श्रेणी क्रम में आएगा 2 नंबर में, समांतर क्रम में आएगा 2 नंबर में। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा जाता है वैद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। ये तीनों प्रश्न आपके बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय में आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो वैद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ में आपको प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब आपको तैयार करना है। ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये तीनों आपको 5 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। अगर एक में पूछेगा ओम का नियम, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध बताइए, तो 5 नंबर में अगर एक एक परिभाषा पूछेगा तो 2 नंबर में आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको तैयार करते हुए चलना है। सारा कुछ आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान रखना है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या करने को आता है। यह प्रूफ है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, इस पर ध्यान लगाइए, टिक लगा लीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये आपको याद रखना है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 अभी और बाकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपको 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, इससे नीचे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल कायदे से टिक लगाते हुए चलिए।
लिखते हुए चलिए हम तो कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 किरचॉफ के नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किरचॉफ के दोनों नियम। इस पर न्यूमेरिकल आपको हर हालत में मिलेंगे, ठीक है, और परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो किरचॉफ के नियम हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 ये तीनों एक प्रकार के क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभवमापी। तीनों के पहले चित्र बनाने होते हैं, फिर इसमें डिस्कस करना होता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, मीटर सेतु क्या है, विभवमापी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। एक प्रश्न आपको व्हीटस्टोन सेतु मिलेगा या फिर मीटर सेतु, दो में से एक मिल जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यहाँ से आपके सारे प्रूफ हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रूफ। पहला है डेरिवेशन, जिसको हम बोल सकते हैं DERIVATION डेरिवेशंस, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, देखते हैं कौन से हैं। पहला है 31 नंबर, सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल, इसका पूरा नाम है विभवांतर विद्युत वाहक बल, ठीक, तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये आपको याद रखना है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ये आपका पूरा इम्पॉर्टेंट प्रूफ है बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर का नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है। सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल, बायो-सेवर्ट नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें से आपको एक डेरिवेशन 100% गारंटी है, मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लोग तैयार करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगी तो आप जानो, हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं, आप ध्यान ना दो उसकी अलग बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। परिभाषा यानी कि इसकी पूछी जाती है, दिक्पात कोण, नमन कोण और नति कोण। उसके बाद में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यहाँ पर आपको 3 नंबर में प्रूफ करना होता है, छोटा सा प्रूफ होता है। तो पृथ्वी के एक चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूफ ये भी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये आपका टोटल 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और क्वेश्चन नंबर 40 पे पूछा जाता है चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। अन्योन्य प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स और अन्योन्य प्रेरण, इसी प्रकार से बहुत ही सारे क्वेश्चन मिलते हैं। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, गुणांक, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं। ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग टिक लगा लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, इसी प्रकार से आज क्वेश्चन मिलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम देखते हैं अपने और 41 नंबर का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी, ये आपके डेरिवेशंस हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी। और क्वेश्चन नंबर 42, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके डेरिवेशंस हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें एक अपवर्तन का सूत्र और एक परावर्तन का सूत्र, इसमें 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी 5 नंबर में, और इसमें किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र तथा परावर्तन का सूत्र दोनों पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परावर्तक दूरदर्शी तथा अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी, इनका आपको चित्र सहित डेरिवेशन करना होता है, पूरा आपका लिखना होता है, डेरिवेशन भी करना होता है, और इसमें आपका
चित्र भी बनाना होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन पर आपको ये जो आपको 41 नंबर से बता रहे हैं, इनको आपको रट डालना है बिल्कुल अभी से। इनमें से आपको 2 नंबर यानी 2 क्वेश्चन पक्का है, इन 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको हर हालत में मिल जाएंगे। लॉन्ग आंसर हैं ये पूरे 5-5 नंबर के, ठीक है। तो संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी, अपवर्तन और परावर्तन का सूत्र। उसके बाद परावर्तक दूरदर्शी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। इनको आपको तैयार करना है। उसके बाद में 44 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं बताया, तो 40 से 50 तक का जितने इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। इसमें अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों आते हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या तथा अपवर्तन की व्याख्या में दोनों आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे 5-5 नंबर के प्रश्न हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का विवरण दीजिए तथा फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का ये मोस्ट डेरिवेशन आते हैं, ठीक है। 41 से 50 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आएंगे। 45 पर है, यानी कि फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त करना है, व्यतिकरण के लिए यंग का प्रयोग देना है। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने को आता है। ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा इसके नियम लिखना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48, ये भी आपका 3 नंबर का है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन। ये भी आपका 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन है। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसके नियम 3 नंबर का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 3 नंबर में, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन 3 नंबर में। ये आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न हो जाते हैं। फिर यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। इसमें से आपको एक मिल जाएगा सौर सेल, एलईडी और फोटो डायोड। इनमें से आपको 100% कह रहे हैं एक क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेगा। कभी कभी तो इसमें से 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक। तो ये आपको तैयार करना है, सौर सेल, एलईडी, फोटो डायोड। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और 50 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीएन संधि डायोड। ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, इस प्रकार से पीएन संधि डायोड होते हैं। कोई भी पूछ लेगा अग्र अभिनत या पश्च अभिनत, ठीक है। तो आपको सौर सेल, एलईडी, फोटो डायोड और पीएन संधि में से आपको एक क्वेश्चन हर हालत में मिल जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सारे आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए। 41 से 50 तक संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र, परावर्तन का सूत्र, परावर्तक दूरदर्शी, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी। इस प्रकार से हाइगेंस की तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, व्यतिकरण फ्रिंजें चौड़ाई, ये सब, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सौर ऊर्जा यानी सौर सेल, एलईडी, फोटो डायोड, पीएन संधि डायोड। ये आपके 5-5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ से आप 70 में 70 लाएंगे और 30 नंबर कॉलेज से मिल जाएंगे, पूरे आपको 100 में 100 नंबर आएंगे, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी है। जितने 50 टॉपिक बताए हैं, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं, जो पैटर्न बताया है, वो अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर पाएंगे, 70 में 70 अचीव कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।